ठीक है बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो ये जो टर्म्स हैं इंट्रोडक्शंस के तौर पे इनको पहले सीखना होगा कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो हम इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की, टॉपिक तो बाद में पढ़ेंगे। देखो केमिकल काइनेटिक्स कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो हमने कहा ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, रेट ऑफ द रिएक्शन, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, रिएक्शंस की मैकेनिज्म। आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है ये समझने की बात है। तो देखिए आपने एक नाम सुना होगा, आपने कई बार सुना होगा, थर्मल एनर्जी सुना है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, यानी कि एनर्जी आर इन वेरियस टाइप्स। एनर्जी बहुत प्रकार की होती है। अब इन एनर्जी का आपस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन समझते हो, इंटर कन्वर्जन, एक एनर्जी फॉर्म दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जहां हम दो एनर्जी के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। कौन सी दो एनर्जी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक केमिकल एनर्जी। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इनका इंटर कन्वर्जन भी होगा। इन सब की स्टडी हम कहाँ करना चाहते हैं, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, उसका नाम क्या रख दिया हमने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with, a branch of chemistry in which we deals with interconversion of electrical energy and chemical energy। known as इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने बोर्ड पे लिख दी कि इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ये इस लेसन का बेस है जो हम चाहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, केमिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो देखिए एक जनरल बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरीके से प्रोड्यूस होती है। कई मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रिसिटी की, जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये प्रोड्यूस कैसी होती है। तो उसका एक मेथड अपन ये देखते हैं कई बार कि कोल, जो कोयला होता है, उस कोयले को बर्न करते हैं तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी से स्टीम क्रिएट करते हैं, स्टीम को टरबाइन पर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं तो टरबाइन घूमना शुरू करती है। टरबाइन जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। एक मेथड ये था। फिर मेथड बदलते गए समय के साथ। मेथड कौन सा आया कि हाइड्रोलिक मेथड, जिसमें वाटर जो होता है उसको बहुत ही तेज फ्लो करते हैं उसका टरबाइन के ऊपर। जो वाटर बहुत हाइट से टरबाइन पे गिरता है तो वो टरबाइन रोटेट करती है, इन द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये भी मेथड आया। पर ये मैकेनिकल मेथड्स हैं जिनमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा है टरबाइन, उस पर हम लोग स्टीम को या वाटर को फॉल डाउन करेंगे और वो उसको रोटेट करेगा, एक मेथड था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे विदाउट एनी मैकेनिकल मेथड, जिसमें कोई मशीन नहीं होगी। मशीन मतलब डिवाइस तो होगी, देखो बिना डिवाइस के तो कन्वर्जन कैसे होगा, पर कोई मैकेनिकल मशीन नहीं होगी जो घूमेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे घरों में सेल यूज करते हैं, सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, टॉर्च में देखा होगा आपने, मोबाइल की बैटरी में देखा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पर उसमें कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है जो घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सबसे ईजिएस्ट प्रोसीजर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है अपने को, इस ब्रांच में ये पढ़ना है अपने को। तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हमें एक डिवाइस चाहिए जो वन टाइप ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। तो हमें क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए। अब वो डिवाइस जो थी उसको हमने नाम दे दिया सेल। क्या नाम दे दिया हमने इसको, सेल।
अब सेल क्या, अब सेल घरों में देखा आपने, सेल रिमोट का होता है, सेल टीवी के लिए भी यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं, देखा आप लोगों ने, सबने देखा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो सेल क्या है, सेल क्या है, ए डिवाइस which is used to convert one form of energy, which is used to convert one form of energy into another form, known as सेल। तो सेल का मतलब समझ में आया, सेल का मतलब हुआ ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो भी डिवाइस यूज की है विच कॉल्ड सेल। अब ये सेल जो है ये 2 टाइप्स है, ठीक है। ये जो सेल आपने लिखा, हमने इनको 2 टाइप्स में बांट दिया। हमने बांट दिया इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा हमने बांट दिया इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो टाइप्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेकंड टाइप हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इंट्रोडक्शन से लेके हमने स्टार्ट कर लिया इस लेसन को। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इन 2 सेल्स का स्टडी करेंगे। कौन से 2 सेल्स की स्टडी करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। आगे चले तो यहाँ तक तो कोई डाउटफुल विषय है नहीं, तो शुरुआत है, चलिए। देखो 2 सेल की बात हमने जब की तो हम लोग पहले एक सेल को डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा, है ना, बेसिक। तो 2 टाइप्स ऑफ सेल है ना, हम दोनों टाइप्स को अब डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड देन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या मतलब इसका कि हम इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी तो देते हैं और जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं रिएक्शंस होना शुरू हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो रिएक्शंस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब ये सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यानी कि इट इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बट बात वही है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करनी पड़ेगी, तब इसमें केमिकल रिएक्शंस होगी, और केमिकल रिएक्शन जब होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पर देखो एक बात और है इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी। इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप लगातार होने वाली नहीं है। तो कौन सी हो रही है, ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। इसमें जो रिएक्शंस होती है, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका रिवर्स होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। समझ में आई बात, यानी कि यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे तब केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो केमिकल रिएक्शंस की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये इसका रिवर्स हुआ ना कि केमिकल एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन से जनरेट हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब इट इज़ ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर देखो इलेक्ट्रिसिटी बाद में प्रोड्यूस हुई, हमने कुछ नहीं किया, रिएक्शन तो अपने आप हो रही थी। तो कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। तो आगे अपन इसमें इन 2 सेल में पहले इस एक सेल को पढ़ना चाहते हैं, कौन से वाले को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो अब हम डिस्कस करेंगे
केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसको गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। जीएल गैल्वेनी ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इसको वोल्टेइक सेल के नाम से भी जानते हैं। वोल्टेइक सेल, अलेक्जेंडर वोल्टा एक साइंटिस्ट थे, उनके रेस्पेक्ट में इसको वोल्टेइक सेल के नाम से भी जानते हैं। गैल्वेनिक सेल जो होता है वो क्या करता है, अभी पढ़ा ना हमने, उसका फंक्शन तो क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। इस गैल्वेनिक सेल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये बना कैसे है, तो उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है इसमें रिडक्शन हाफ सेल, एक है इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एक है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो इन दोनों हाफ सेल को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ से एक नई बात अपने को सीखने को मिल रही है कि गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल, वन इज द रिडक्शन हाफ सेल एंड सेकंड इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो 3 पार्ट इसमें मेन होते हैं, एक हाफ सेल जिसमें रिडक्शन होगा, एक हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, और दोनों हाफ सेल को जोड़कर कंप्लीट सेल बनाने वाला एक सॉल्ट ब्रिज होगा। तो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल, देखो रिडक्शन हाफ सेल है तो मैं एक बात तो लिख सकता हूँ कि रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पे देखिए एक पात्र यानी कि एक कंटेनर यूज़ करते हैं। कंटेनर में हम लोग एक मेटल की रोड यूज़ करेंगे। उस मेटल रोड को हमने एक सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, ठीक है। तो ये एक मेटल रोड है, मेटल सॉलिड होता है। यहाँ सॉल्यूशन फिल है, सॉल्यूशन किसका है? मेटल आयन का, एक्वस कंडीशन वाला। ये जो अभी हमने बोर्ड पे बनाया है, यानी कि मेटल रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप किया है, इस स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक हम इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ नहीं जोड़ेंगे, यानी कि हाफ को कंप्लीट फॉर्म में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। इस हाफ सेल को कंप्लीट करने के लिए इसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू द वायर। अगर अपने माने कि एक्सटर्नल सोर्स इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है तो क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल पे डिपॉजिट होते हुए चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब मेटल पे डिपॉजिट होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो मेटल रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और ये जो कंडीशन है ये कैथोड को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? कैथोड को। कैथोड बन गया अभी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल रोड पे आकर डिपॉजिट होते हैं तो वो रोड कैथोड की तरह काम करती है। अब क्या होगा देखो, इस सॉल्यूशन में जो मेटल आयंस पहले से मौजूद हैं, ये मेटल आयन अब इस नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हैं। जब ये इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे तो क्या करेंगे? ये मेटल आयन रोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और सॉलिड मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे। सॉलिड मेटल में जब रिड्यूस होंगे तो ये मेटल इसकी सरफेस पे डिपॉजिट होती भी चली जाएगी। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये मेटल आयन इसके कांटेक्ट में आए, इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया, रिसीव किया और मेटल की फॉर्म में इस पर डिपॉजिट हो गए, तो धीरे धीरे इस पर मेटल की लेयर जमा होना शुरू हो जाएगी। मेटल की लेयर जब इस पर जमा होगी तो उसका वेट बढ़ता चला जाएगा। तो कैथोड जो होता है वो वेट को गेन करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये धीरे धीरे ये जो मेटल रोड लगी हुई है कैथोड वाली, ये मोटी होती जाएगी, यानी कि ये वेट को गेन करेगा, इसका वेट इंक्रीज होगा। ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन को शो करती है आपको कि कैसे। तो देखो हुआ क्या, वो देखिए कि N प्लस चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आते आते जीरो हो गया, तो रिएक्टेंट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोडक्ट में आते आते जीरो हो गया। तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मतलब रिडक्शन है। तो ये एक रिएक्शन है। पर एक बड़ी बात ये है कि जैसे जैसे मेटल आयंस इस पर आके डिपॉजिट होंगे तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा, और इस स्थिति में इस सॉल्यूशन के चार्ज और इस मेटल सरफेस के चार्ज में डिफरेंस क्रिएट होगा। और जब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट होगा तो बिकॉज ऑफ चार्ज डिफरेंस एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि व्हेन आयंस मूव टूवर्ड्स टू metal rod
there is a charge difference between metal and solution. Due to this, a potential is developed known as reduction potential. आप सीधी भाषा में ये समझ लो, कभी भी दो चार्ज सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और उनके चार्ज में अगर डिफरेंस है तो उन दोनों सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ भी वही हो रहा है कि मेटल रोड का जो चार्ज है और सॉल्यूशन का जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज में डिफरेंस हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस ऑफ चार्ज इन दोनों सरफेस के बीच, किन दोनों के बीच, मेटल रोड एंड देयर सॉल्यूशंस के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा और उस पोटेंशियल को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर रिडक्शन साइड से आता है तो उसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर वो ऑक्सीडेशन साइड से आता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल को शो किससे करें, तो देखो पोटेंशियल को शो करते हैं ई से। रिडक्शंस के लिए दो तरीके हैं, या तो हम लिख दे बाकायदा ऐसे ई रिडक्शन, और नहीं लिखे तो हमें एक सिंबल डालना पड़ेगा, वो सिंबल इस रिएक्शन से आता है। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मेटल आयन जो है वो मेटल में रिड्यूस होती है, तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे मेटल आयन वो जो एक्वस स्टेट में है वो किस में रिड्यूस हो रही है, मेटल सॉलिड में। यहाँ एक वर्टिकल लाइन जो इसके सेपरेशन में काम आती है। एक बात याद रखना, वर्टिकल लाइन से सेपरेशन तभी करेंगे जब दो स्टेट अलग अलग हो, जैसे एक्वस और सॉलिड है, अगर दो सेम स्टेट हो तो कोमा लगा के सेपरेट करते हैं। तो ये सिंबल किसका है, रिडक्शन का। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये लिख दूँ कि कोई वैल्यू है वो ये लिखी हुई है, ई कॉपर +2 कॉपर इक्वल टू +0.34 वोल्ट, तो ये किसको डिनोट करती है, तो हम सिंबल को देखेंगे कि मेटल आयन टू मेटल, यानी कि +2 चार्ज जीरो हो रहा है। +2 चार्ज अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीजमेंट है, ये रिडक्शन को शो करता है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, रिडक्शंस की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है क्या। और देखिए अगर हम ये पूरी बात स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अप्लाई कर दें, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, पहले तो मैं आपको बताऊं ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती क्या है। तो प्रेशर यहाँ हमें एक एटीएम लेना पड़ेगा या फिर एक बार लेना पड़ेगा। कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो यहाँ में 1 मोलर लेनी पड़ेगी, 1 मोल पर लीटर में। और टेम्परेचर वैसे यहाँ कोई विशेष नहीं होता है, मस्ट कंडीशन नहीं होती, फिर भी हम लोग एडवाइस करते हैं 298 केल्विन। इन कंडीशंस पे अगर यही प्रोसेस अपनाई जाए, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को काउंट किया जा रहा है एट द 1 एटीएम 1 मोलर 298 केल्विन कंडीशंस में, तो वो ही हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शंस के लिए वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन साइड में वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंबल क्या होता है, ई नॉर्मल कंडीशंस के लिए, ई नोट फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नोट एसईपी का लिखने का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर इस सिंबल को मैं ऐसे लिख दूं तो ई नोट मेटल आयन टू मेटल, तो ये मेटल आयन टू मेटल किसको शो करता है, रिडक्शन को, तो ये हो जाएगा एसआरपी। एसआरपी मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो नोट है, ये जो डिग्री दिखाई दे रही है आपको, इसको नोट बोलते हैं। ये नोट स्टैंडर्ड कंडीशंस को डिनोट करता है। तो ये होता है रिडक्शन साइड। इसके बाद एक साइड हमारी कौन सी है, ऑक्सीडेशन साइड। ठीक है, तो ये हाफ सेल अपन इसको बना रहे हैं, हाफ ऑक्सीडेशन सेल्स बना रहे हैं। एम प्लस एक्वस सॉल्यूशन ले लिया हमने, मेटल रोड को देखते हैं क्या होगा। देखिए ये मेटल की रोड जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रही है। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ, मेटल सॉलिड जो था वो कन्वर्ट हो रहा है मेटल आयन में, और क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। वही इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर अगले पार्ट पर चलेगा। तो मेटल सॉलिड से जब मेटल आयन बनेंगे तो आयन टूट कर नीचे आ जाएंगे इस फॉर्म में, Mn+ की फॉर्म में, तो एक्वस में आप गिरते जाएंगे। तो एक बात बताइए मुझे, जब ये मेटल रोड से आयन टूट कर नीचे गिरेंगे, यानी चौक से कोई डस्ट टूट कर नीचे गिरेगी तो चौक मोटी होगी कि पतली होगी, पतली होगी। तो ये जो रोड है ये पतली होती जा रही है, इसको हम कहते हैं एनोड। तो
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पता लग जाता है कि जो रोड समय के साथ उसका वेट लॉस हो रहा है वो एनोड है ना, जिसका वेट गेन हो रहा है वो कैथोड है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा देखो, ये जो रिएक्शन दिखा रही है वो क्या दिखा रही है, 0 to प्लस, तो प्लस में क्या हो रही है इंक्रीजमेंट, और प्लस में इंक्रीजमेंट होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये है हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आएगा, ये जो रिएक्शन बनी इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हाफ ऑक्सीडेशन सेल चल रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब इससे इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस, और बाहर भी कौन सा है, प्लस। पर एक बात देखिए, बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें पहले से भी प्लस थे और इससे टूटकर जो प्लस और आ गए नीचे, तो प्लस की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटल रोड। मेटल रोड पे तो प्लस होने के कारण है ना जो चेंज हो रहे हैं, पर यहां तो पहले से भी थे, उसमें आकर और नए ऐड हो गए, कौन, Mn प्लस आयंस। तो यहां आप देख पा रहे हो कि जो सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है और जो मेटल का पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज तो पॉजिटिव है पर उनमें डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस है, यहां ज्यादा है और यहां उसकी कंपेयर कम है। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल। तो यहां भी वही बात है कि बिटवीन मेटल एंड मेटल सॉल्यूशन एक पोटेंशियल इज डेवलप बिकॉज ऑफ चार्ज डिफरेंस। तो यहां अगर मैं इसको लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि बिटवीन मेटल रोड एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution because of a charge difference a potential is developed known as, देखो मैंने पहले ही कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कहेंगे उसको, पर वो हो कहां रहा है, वो अगर ऑक्सीडेशन में हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिडक्शन में हो तो, अब ये कहां हो रहा है ऑक्सीडेशन पार्ट में, तो नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बात समझना, देखो इसका नोटिफिकेशन क्या डालें, तो E फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन कैसे जो होगा, तो रिएक्शन बता रही है मेटल इज कन्वर्ट इनटू मेटल आयन। तो कन्वर्ट कौन हो रहा है, मेटल सॉलिड फॉर्म में था, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, आयन में जो एक्वस है। पर मैंने कहा था ना अगर डिफरेंट फेज हो तो वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। तो दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैंडर्ड बताओ तो आप क्या करेंगे, इसी सिंबल को ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको पता होना चाहिए ना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब का है, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर और टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और नोट लगाकर उसको शो करते हैं। कोई डाउटफुल विषय नहीं है ये वैसे। तो ये दो हाफ सेल होते हैं हमारे पास, हाफ रिडक्शन सेल, हाफ ऑक्सीडेशन सेल, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो हाफ रिडक्शन में क्या हो रहा है, हाफ ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया। हाफ रिडक्शन में मेटल आयन कन्वर्ट इनटू मेटल, और ऑक्सीडेशन में मेटल कन्वर्ट इनटू मेटल। जो आपका रिडक्शन सेल था उसकी मेटल रोड समय के साथ वेट गेन करेगी, कैथोड है ना वो वेट गेन करेगी, और जो एनोड है हाफ ऑक्सीडेशन सेल है वो हमेशा वेट लॉस करेगी, पतली हो जाएगी। एक बात को याद रखना हमेशा कि हाफ ऑक्सीडेशन सेल एनोड ही होगा। और इसको समझने के लिए क्रम अपन लिख लेते हैं,
ताकि अपने भविष्य में ये दिमाग में रह जाए कि LON लोन, लोन कर्जा, कर्जा आदमी भूलता भी नहीं है। लोन का क्या मतलब, लोन का मतलब है लैब, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड और N का मतलब है नेगेटिव पोल। ये अपना आगे पढ़ेंगे नेगेटिव पोल का क्या मतलब है। तो एलोएन को समझो कि सेल का लेफ्ट पार्ट हमेशा क्या होगा, वो देखो सेल में जो लेफ्ट हिस्सा होता है वो ऑक्सीडेशन करता है, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो रोड एनोड कहलाती है, और एनोड किस टाइप का पोल है, नेगेटिव पोल है। ये अपने कुछ वर्ड से समझ में आएगा। तो आपको याद रखना कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और वो नेगेटिव पोल है, और डायग्राम जब बनाते हैं तो वो सेल के लेफ्ट में बनाते हैं इसको एनोड को, और राइट में कैथोड। हालांकि प्रैक्टिकली अगर मैं इसको घुमा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो ही सेल तो रहेगा। पर जब डायग्रामेटिक तौर पे थ्योरेटिकली बुक में बनाते हैं या कॉपी में बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट पार्ट में एनोड वाला हिस्सा बनाते हैं और राइट पार्ट में कैथोड वाला हिस्सा बनाते हैं। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ चले। ये अब इसका तीसरा पार्ट सीखने के लिए फिर हम इसको कॉपी में अच्छे से अगली क्लास में रिकमेंड कर लेंगे। तीसरा जो हिस्सा है वो है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, देखो ब्रिज दो हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, और सॉल्ट यानी इसमें इलेक्ट्रोलाइट एज ए सॉल्ट फिल किया, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, सॉल्ट ब्रिज। ये किन दो हिस्सों को जोड़ेगा, तो ये गैल्वेनिक सेल की दो पार्ट, अभी भी आपने दो पार्ट बनाए थे ऐसे अलग अलग, अब इन दोनों को मैं एक साथ शो कर देता हूं। इसमें एक मेटल रोड है, याद है क्या आपने, इसमें एक मेटल रोड है। कुछ ही देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाफ सेल बनाना हो सर तो एक कंटेनर, एक मेटल रोड और उसमें मेटल आयन का सॉल्यूशन। क्या ये हाफ सेल बन गया, ये भी एक हाफ सेल बन गया, बोलो भाई। अब समझो जब तक हम इनको आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने कहा हाफ सेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिसिटी। हाफ सेल में वो कैपेसिटी नहीं होती जब तक तुमको एक्सटर्नल से या आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। अब हमने क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया थ्रू द वायर, ठीक है, थ्रू द वायर, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मीटर वगैरह से कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया माइंडसेट, कोई डाउट वाला सब्जेक्ट नहीं। जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। अब देखिए क्या होगा, ये सपोज कर लेंगे एक मेटल रोड है वो बनी है जिंक की, तो यहां सॉल्यूशन भी किसका होगा, जिंक आएगा। तो मैंने फिल कर लिया जेडनेसो टूटता है तो क्या देता है, जिंक +2 SO4 -2। ये रोड मान लीजिए आपको मैं कह रहा हूं कॉपर की है, तो यहां सॉल्यूशन किसका है, CSO4 सॉल्यूशन है ना बेटा इसमें। तो ये किसमें टूट रहा है, कॉपर +2 SO4 -2 रिप्लेस हो रहा है। क्या होगा देखिए, और इन दोनों कंटेनर को हमने एक ऐसी ट्यूब लगा के जोड़ा है जो शायद मुझे लग रहा है उल्टा यू लग रहा है। इंग्लिश का जो यू लेटर होता है वो उल्टा दिख रहा है, इन्वर्टेड यू दिख रहा है। ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है इसमें एक सॉल्यूशन फिल कर दिया, ठीक है। ये जो यू ट्यूब है इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज। और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया लाइक KCl, KNO3 एक्सेट्रा जो भी है ये इसमें भरा हुआ है। ये एक सेटअप हो गया पूरे सेल का। ये सेल कौन सा है, गैल्वेनिक, ठीक है। वैसे तो मैं आपसे कहूं पर्टिकुलर तौर पे तो एक डैनियल सेल है। अब आपको सर ये दो बातें क्यों लिख रही, देखो डैनियल सेल इज ऑलवेज गैल्वेनिक सेल, बट ऑल गैल्वेनिक आर नॉट ऑलवेज डैनियल। यानी कि गैल्वेनिक की कंडीशन क्या थी, गैल्वेनिक की कंडीशन थी दो डिफरेंट हाफ सेल होने चाहिए, दो डिफरेंट मेटल रोड होनी चाहिए, दो डिफरेंट सॉल्यूशन होने चाहिए। पर ये थोड़ी कहा गैल्वेनिक ने कि दोनों रोड जिंक और कॉपर की ही होनी चाहिए, जिंक और सिल्वर की भी हो सकती है, कॉपर और सिल्वर की भी हो सकती है। पर हाँ डैनियल ने जो सेल बनाया जो गैल्वेनिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था, उसने रोड फिक्स कर दी, एक जिंक की और एक कॉपर की। तो यानी कि जब भी आप जिंक और कॉपर से बना गैल्वेनिक सेल लेंगे वो डैनियल है,
तो सारे गैल्वेनिक डैनियल नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि गैल्वेनिक में कोई भी मेटल रोड हो सकती है, बट डैनियल में रोड फिक्स है, G4 कॉपर की। तो मैंने गैल्वेनिक में किसका एग्जांपल सेट कर रखा है? डैनियल का। ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब हमने लगा रखी है, ये है आपकी सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज के बारे में अपन मुख्य मुख्य अगर देखें मेन पॉइंट्स क्या क्या देखें, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है सोल्ट ब्रिज? इट इज ए इन्वर्टेड यू ट्यूब। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बोलो बेटा, है ना? इन्वर्टेड, उल्टा यू है, मैंने उसमें लिखा, तो जब इसमें लगाएंगे तो उल्टा लगाएंगे। इट इज ए इन्वर्टेड यू ट्यूब फिल विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। पहला पॉइंट कि ये जो सोल्ट ब्रिज होता है, एक ये इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है जिसमें कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। कौन हो सकते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के तौर पे? तो KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, एक्सेट्रा। दूसरी बात, ठीक है, आपने इसको बता दिया कि ये कांच की ट्यूब है, यू टाइप है, इसके अंदर सोल्यूशन फिलअप। कैसा सोल्यूशन? इनर्ट। इनर्ट का मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो सेल में होने वाले रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करे। याद रखना, सोल्ट ब्रिज में जो सॉल्यूशन फिल होगा वो ऐसा होना चाहिए जो सेल की मेन रिएक्शंस के साथ इफेक्ट नहीं करे, उसको इफेक्टिव नहीं करे, या उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करे। तो इनर्ट हो गया ना, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। सेकंड बात, इट कंप्लीट द सेल सर्किट। इट कंप्लीट द इंटरनल सेल सर्किट। ठीक है, इंटरनल सेल सर्किट को कंप्लीट कौन करता है? सोल्ट ब्रिज। अगर ये हटा दूं मैं तो सेल कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट के लिए काम करेगा और अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके बिना सेल कंप्लीट नहीं होगा। आगे इसको बताएंगे कि इसका रीजन क्या है, क्या जरूरत पड़ेगी, इसको हटा दे तो क्या होगा, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इट कंप्लीट द इंटरनल सेल सर्किट। तीसरा जो पॉइंट इसके बारे में अपन जाने, तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम लेंगे वो कैसा लेंगे, उसकी कोई कंडीशन है क्या? बिल्कुल है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें जो कैटायन और एनायन है, प्लस माइनस होते हैं ना, KCl में दो पार्ट कौन से बताओ? K प्लस और Cl माइनस। तो कैटायन एनायन की मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम हो। मोबिलिटी का मतलब वो जो मूव करके इधर से उधर जाएंगे तो उनकी मूवमेंट करने की स्पीड लगभग सेम हो। ऐसा नहीं हो कि एक कैटायन तो बहुत फास्ट चल रहा हो और एनायन बहुत धीमे चल रहा हो, तो वो सोल्ट ब्रिज में यूज करने लायक नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट taken for which mobility of cation and anion is almost same। समझे? तो जो भी केटायन एनायन से बना इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो, ध्यान रखें कि दोनों की मूव करने की, कैटायन के प्लस के पार्ट और एनायन यानी नेगेटिव पार्ट के मूवमेंट करने की जो स्पीड है या मूव करने का जो टेंडेंसी है वो इक्वल होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक बहुत जल्दी मूव कर जाएगा और एक बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, तो कंसंट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगी। एंड फाइनल जो मेन वर्क है इसका सोल्ट ब्रिज का, वो क्या है? इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। It maintain electrical neutrality in both half cell। ये अगर नहीं लगाएंगे तो सेल में प्लस माइनस की कंसंट्रेशन अप कर जाएगी, तो एक पार्ट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और एक पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और सेल वर्क करना बंद कर देगा। जब हम इसका यूज करते हैं सोल्ट ब्रिज का, तो ये दोनों साइड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्ट ब्रिज? सोल्ट ब्रिज एक यू टाइप ट्यूब है जिसको इन्वर्ट करके लगाया जाता है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन फिलअप होता है, वो भी इनर्ट, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो सेल की रिएक्शंस को प्रभावित नहीं करेगा। क्या करता है? इसके फंक्शंस की बात करें तो एक बड़ा फंक्शन इसका ये है कि इसके बिना इंटरनल सर्किट पूरा ही नहीं हो सकता। इसका मतलब कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। एंड द सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कि मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल। जब तक ये नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी। और अगर अपन बात करें कि सिलेक्शन
सिलेक्शन करेंगे तो क्या ध्यान में रखें, तो ये जरूर ध्यान में रखें कि ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसकी प्लस और माइनस की मूवमेंट करने की टेंडेंसी की मोबिलिटी जो है वो इक्वल हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो, थोड़ा बहुत अप डाउन हो तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमने गैल्वेनिक सेल के 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों की इंफॉर्मेशन जुटा दी। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं उसमें, एक है हाफ रिडक्शन सेल, एक है हाफ ऑक्सीडेशन सेल और एक है सॉल्ट ब्रीज। और जब इनको इस तरीके से सेट कर देंगे तो एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल प्रिपेयर होगा, गैल्वेनिक सेल डेवलप होगा। फिर कल अपन इसमें डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट टाइम पे कि सेल का फंक्शन कैसे होगा। स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ली, इसको तो केवल रिटर्न करना है कि स्ट्रक्चर कैसी है। तो दिख रही है, इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल, है ना, इट कंटेन 2 कंटेनर, one of which contain one type of rod and their solution and other is contain other type of rod and their solutions. They are connected by wire, battery, meters and both containers are connected by U-tube. U-tube is known as salt bridge. Salt bridge have 2 main functions. पहला complete the cell circuit and second maintain the electrical neutrality. ये हम स्ट्रक्चर, मुझे लगता है बच्चा जब डायग्राम समझ जाता है तो आराम से लिख देता है कि डायग्राम ही उसकी स्ट्रक्चर है। तो हम कल इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ये काम कैसे करेगा। इस एनोड पे रिएक्शन तो हमने पढ़ ली कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो हम कल ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है। वैसे तो हमने जान लिया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि हाफ ऑक्सीडेशन सेल में इलेक्ट्रॉन मेटल से सोर्स की ओर गई और हाफ रिडक्शन में सोर्स से मेटल की ओर आई। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन आए कहां से, हाफ ऑक्सीडेशन वाले से, और गए कहां, हाफ रिडक्शन पे। और हाफ ऑक्सीडेशन किसको कहा, एनोड को। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर जाते हैं, एनोड टू। और अगर मैं कह दूं ये जिंक रोड एनोड है और अगर मैं कह दूं ये कॉपर रोड कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यही चलेगा बेटा, ऐसे यहां आके जमा होगा। तो यहां क्या होगा, जिंक की रोड टूटकर नीचे आएगी, याद है ना, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब जिंक की रोड टूटकर नीचे आएगी। कैसे आएगी, देखो Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रही है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक की रोड धीरे धीरे टूटकर यहां नीचे गिर रही है, तो रोड अपना वेट लॉस कर रही है, एनोड हमेशा अपना वेट लॉस ही करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, मूव कर इस पर। जब यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, ये जो कॉपर प्लस, देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, ये तो एक दूसरे के क्लोज नहीं आने वाले। माइनस माइनस में क्या होता है, ट्रिपल्स, तो कौन आएंगे क्लोज, ये आएंगे कॉपर प्लस 2। और क्या करेंगे, कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। आ रही बात समझ में, यही होगा बेटा। तो ये जिंक से जिंक प्लस 2, तो 0 से प्लस 2, मैं इसको कह देता हूं ऑक्सीडेशन। और वहां मैं देख रहा हूं प्लस 2 से 0, तो मैं इसको कह देता हूं रिडक्शन। ठीक है, तो ये हाफ रिडक्शन से, ये उसकी रिएक्शन, ये हाफ ऑक्सीडेशन से, ये उसकी रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस को आपस में ऐड कर दो तो कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो ये अपन कल डिस्कस करेंगे दोबारा से अच्छे से, कि कल एक हेडिंग बना के कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देयर फंक्शंस, देयर स्ट्रक्चर, ये सब अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।